बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 5 इसका सेक्शन बी, आज इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, सम स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटेड टू फाइंड आउट हाउ अ स्प्रिंग स्ट्रेच व्हेन लोड वर एडेड टू इट। कुछ स्टूडेंट ने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया है कि स्प्रिंग के साथ ये डिफरेंट लोड को अटैच किया है और फिर अटैच करने के बाद उसमें इतनी ये एक्सटेंशन आई है। अब ये जो हमारे पास जो वैल्यूज़ है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है, इसके अंदर ये कह रहा है कि ये जो लोड है इसको एक्स एक्सिस पर प्लॉट करना है और ये जो एक्सटेंशन है इसको वाई एक्सिस पर जो है हमने वो प्लॉट करना है। तो इसका ये जो है एक्स एक्सिस पर ये लोड प्लॉट किया हुआ है और वाई एक्सिस पर जो है ये एक्सटेंशन प्लॉट किया हुआ है और इन ये लोड की वैल्यूज़ है, ये एक्सटेंशन की वैल्यूज़ है। और स्प्रिंग पर अगर 2 न्यूटन लोड उसके साथ अटैच किया जाएगा तो एक्सटेंशन इतनी आ जाएगी, 4 न्यूटन के साथ 30 आएगी, ऐसी 14 के साथ हमारे पास 100 जो है एक्सटेंशन आ जाएगी। तो ये तो आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी पार्ट है, इसके अंदर हमारे पास बी के अंदर भी 2 हमारे पास पार्ट्स दिए हुए हैं। और यूज़ योर ग्राफ टू फाइंड द एक्सटेंशन व्हेन द लोड इज़ 3 न्यूटन। जब स्प्रिंग में 3 न्यूटन लोड को अटैच करेंगे स्प्रिंग के साथ तो उसमें कितनी एक्सटेंशन होगी, और द लोड विच प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 40 मिलीमीटर। और जब स्प्रिंग में 40 मिलीमीटर की एक्सटेंशन होगी तो कितने लोड के ज़रिए से होगी। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं 3 न्यूटन लोड को जब अटैच किया स्प्रिंग के साथ, यही क्वेश्चन नंबर 1 का ए इसकी मदद से करेंगे। ये 2 है, ये 4 है और ये 3 है ना, इसको स्ट्रेट ले गए और फिर जहाँ से ये मैच कर रहा है इस तरीके से वो रीडिंग हम पॉइंट आउट ले लेंगे और उस रीडिंग को हम आंसर में लिख देंगे 23 मिलीमीटर। और जब इसको आप ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे तो उससे ये है कि एग्जैक्ट रीडिंग आपके पास आ जाएगी, नियरेस्ट यही होगी। और इसका बी पार्ट है कि 40 मिलीमीटर एक्सटेंशन के ज़रिए से वो कब होगी, जब 5 न्यूटन लोड उसके साथ अटैच किया जाएगा। तो ये 30, ये 40, यहाँ पर ये हमारे पास जो आएगा 40 मिलीमीटर। तो यहाँ से फिर डाउनवर्ड आएंगे तो डाउनवर्ड जो भी हमारे पास जो रीडिंग आएगी मैचिंग में, तो हमारे पास वो आंसर बन जाएगा, वो आंसर हम यहाँ लिख देंगे। अब स्टूडेंट देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये कह रहा है द वेरिएशन इन एक्सटेंशन ऑफ द फोर्स एफ फॉर अ स्प्रिंग शोन इन फिगर 5.14 द पॉइंट एल ऑन द ग्राफ इज इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्प्रिंग। अब इसके अंदर ये कह रहा है ए पार्ट के अंदर डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द इलास्टिक लिमिट। अब इस पूरे का कंक्लूजन क्या है कि हमारे पास जो इलास्टिक लिमिट है वो हमने ग्राफ के ज़रिए से देखनी है। और स्टूडेंट वो ग्राफ हमारे पास कहाँ पर है, ये ग्राफ आ गया इसका। अब इस ग्राफ को समझ लें, ये हमारे पास है एक्सटेंशन, ये है लोड और ये स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है। और ये जब तक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती रहेगी तब तक स्प्रिंग के अंदर इलास्टिसिटी होगी। और ये जो पॉइंट है स्प्रिंग का, ये हमारे पास है इस इलास्टिक लिमिट। इसके बाद अगर स्ट्रेच करेंगे तो स्प्रिंग में इलास्टिसिटी नहीं होगी। तो हमारे पास ये एल पॉइंट तक जो है ये इलास्टिक लिमिट है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास जो आंसर है इलास्टिक लिमिट, इट इज़ द लिमिट विद इन विच अ बॉडी रिकवर्स इट्स ओरिजिनल लेंथ वॉल्यूम शेप आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। यानी कि जो अभी पॉइंट मैंने दिखाया है वो इलास्टिक लिमिट है एल वाला, और एल वाले से जब स्प्रिंग को एल वाले पॉइंट तक हम लेकर आ जाएंगे और वहाँ से अगर हम छोड़ेंगे तो स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल शेप को रिकवर कर लेगा। और फोर्स जब हट जाएगी तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल लेंथ की तरफ आ जाएगा। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है कैलकुलेट द फोर्स इन एक्सटेंडिंग द स्प्रिंग ऑफ इट्स इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तक जो स्प्रिंग को हम लेकर गए हैं एल पॉइंट तक, तो वो कितनी एक्सटेंड हुई है उसकी रीडिंग को हमने देखना है। तो उसकी रीडिंग हमारे पास कहाँ तक आ रही है, 7 सेंटीमीटर तक आ रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इसका ग्राफ था और ये इस ग्राफ में ये एल था और एल जो एक्सटेंड हुआ है वो कहाँ तक हुआ है हमारे पास, ये 7 तक हुआ है। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 3 ये है स्टेट हुक्स लॉ। तो ये हुक्स लॉ को मैंने ये लिखा हुआ है इधर, इसको मैं रीड करता हूँ और समझा भी देता हूँ। व्हेन इलास्टिक लिमिट द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। इलास्टिक लिमिट तक मैंने अभी आपको समझाया था कि जब ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग को जब फोर्स के ज़रिए से स्ट्रेच करेंगे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट ये एक्सटेंशन आएगा।
और इलास्टिक लिमिट तक ही आएगा। इलास्टिक लिमिट से क्रॉस कर देंगे तो फिर फोर्स तो अप्लाई होती रहेगी, लेकिन उसके अंदर जो एक्सटेंशन है उसमें इलास्टिसिटी वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास। फिर इसके अंदर कह रहा है कि एफ हमारे पास अप्लाइड फोर्स है, एक्स हमारे पास एक्सटेंशन है, और इसके ज़रिए से हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स और एफ इज इक्वल टू के एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन है, ये अप्लाइड फोर्स है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये एक्स है। तो ये हमारे पास क्या है, हुक्स लॉ की ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमारे पास प्रॉब्लम बेस है और इसके अंदर लिखा हुआ है कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट। हमें स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कि के की वैल्यू को फाइंड करना है। अब फॉर अ स्प्रिंग विच एक्सटेंड बाय अ डिस्टेंस ऑफ, स्प्रिंग को इतने डिस्टेंस तक स्प्रिंग को इतने डिस्टेंस 3.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक हमने इसको स्ट्रेच किया है, और कितने फोर्स के ज़रिए से, 14 न्यूटन की फोर्स से ये स्ट्रेच हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है स्टूडेंट। के स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है, एक्सटेंशन 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है, ये सेंटीमीटर की वैल्यू 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा। फोर्स हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा एफ इज इक्वल टू के एक्स। एफ की वैल्यू गिवन है 14, के हमें फाइंड करना है, एक्स हमारे पास मीटर में वैल्यू ये आ गई। तो इसको डिवाइड कर देंगे कैलकुलेटर के ज़रिए से, 400 न्यूटन पर मीटर, ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है। फिर स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है टेबल 5.4, ये हमारे पास टेबल है 5.4, शोज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू स्ट्रेच स्प्रिंग। अब इसके अंदर ए पार्ट के अंदर ये क्या कह रहा है, यूज़ द रिजल्ट टू प्लॉट एंड एक्सटेंशन अगेंस्ट द लोड ग्राफ। अब इसको हमने कहाँ प्लॉट करना है, ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना है। तो ये स्टूडेंट ये एक रफ स्केच है, इसके ज़रिए से आप फिर जो है वो ग्राफ पेपर पर इसको प्लॉट कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास आ गया लोड, ये लोड की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये आ गया लोड एक्स एक्सिस पर, और ये आ गया हमारे पास एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। ये तो हो गया स्टूडेंट इसका पार्ट ए। इसी के पार्ट बी में कह रहा है on the graph mark the limit of proportionality and state the value of the load at this point। अब हमें क्या करना है कि ये स्प्रिंग यहाँ तक 10 तक जो है हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन में आ रहा है ना, और इतनी एक्सटेंशन के ज़रिए से हमारे पास आ रहा है। तो कितने लोड के ज़रिए से आया है, 10 न्यूटन के लोड से एक्सटेंशन आई है 92 सेंटीमीटर तक आई। उसके बाद डिफॉर्म हो रहा है, उसके बाद बेंडिंग आ रही है, फिर हुक्स लॉ ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास 92 जो है ये इसकी क्या है, इलास्टिक लिमिट है। स्टूडेंट इसका आंसर जो होगा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एल इक्वल टू 92 सेंटीमीटर। 92 सेंटीमीटर तक ये इलास्टिक लिमिट है किसकी, हुक्स लॉ की हमारे पास इलास्टिक लिमिट है। इसका सी पार्ट है स्टूडेंट, वो है हमारे पास कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो ये न्यूमेरिकल मैंने पहले से सॉल्व करके रखी हुई है, इसको मैं समझा देता हूँ। के हमें फाइंड करना है। अभी जो बी पॉइंट के अंदर हमने मालूम किया था इलास्टिक लिमिट की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 92 सेंटीमीटर। ये एक्सटेंशन है, सेंटीमीटर मीटर में चेंज करेंगे 100 से डिवाइड, तो 0.92 मीटर आ जाएगा। अब इतनी जो एक्सटेंशन हुई है वो कितने लोड के ज़रिए से हुई है, 10 न्यूटन। ये इसके अंदर हमने अभी ग्राफ पेपर मैंने आपको जो शो करवाया था, तो ये हमारे पास इसके अंदर लिखा हुआ है 10 न्यूटन के लोड से एक्सटेंशन 92 हुई है, लेकिन इसका आंसर ये मैंने आपको बताया था। अब ये तीन चीज़ें हो गई। हमारे पास हुक्स लॉ की इक्वेशन है एफ इज इक्वल टू के एक्स, तो एफ की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10 और के हमने फाइंड करना है, और एक्स हमारे पास गिवन है ये 0.92 के से मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 से डिवाइड हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो 10.86 न्यूटन पर मीटर। तो ये आ गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट। फिर हमारे पास है इसी का डी पार्ट है, शो मैक्सिमम फोर्स एट विच हुक्स लॉ इज़ एप्लीकेबल। जो अभी मैंने आपको ग्राफ दिखाया था उस ग्राफ में ये बताया है कि मैक्सिमम फोर्स कितनी है जिसकी वजह से हुक्स लॉ एप्लीकेबल हो। तो ये थी हमारे पास एक्सटेंशन 92। अब ये जो एक्सटेंशन हुई थी ये किसके ज़रिए से हुई थी, 10 न्यूटन लोड के ज़रिए से हुई थी। तो 10 न्यूटन जो है वो मैक्सिमम फोर्स है, वहाँ तक इलास्टिक लिमिट है, उसके बाद डिफॉर्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर स्टूडेंट, द मैक्सिमम फोर्स एट विच हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल इज 10 न्यूटन।
तो अब क्या कह रहा है, 10 न्यूटन हमारे पास मैक्सिमम फोर्स है और इस फोर्स के ज़रिए से हुक्स लॉ जो है एप्लीकेबल होगा, लेकिन इसके बाद अगर फोर्स बढ़ी तो फिर हुक्स लॉ हमारे पास एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 5। अब है क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन द टर्म प्रेशर, और इसका जो बी पार्ट है, राइट डाउन एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। ये क्वेश्चन इसके लिखे हुए दोनों, ए और बी पार्ट। तो इसके अंदर हमारे पास है द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया। फोर्स जो है वो नॉर्मली पर यूनिट एरिया पर अप्लाई होती है ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी। जिस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस बॉडी के यूनिट एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है, तो जिसकी वजह से वो प्रेशर बिल्डअप होता है। और प्रेशर का फार्मूला इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये हमारे पास फोर्स की जो है वो डेफिनेशन है और ये इसका यूनिट है। और फिर बी पार्ट के अंदर ये कह रहा है डिफाइन द टर्म बी पार्ट में राइट डाउन द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको इट इज़ आल्सो नोन एज पास्कल, इसको पास्कल भी कहते हैं, और 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमारे पास आता है ये क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर लिखा हुआ है वाई डज प्रेशर इंक्रीजेस एज यू डिग डीपर, एक्सप्लेन इन डिटेल। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड के डीप में जाता है तो वहाँ पर प्रेशर क्यों बिल्डअप हो जाता है। तो इसका आंसर ये स्टूडेंट ऑलरेडी है मेरे पास। वो हमारे पास आंसर क्या है, द प्रेशर इन अ फ्लूइड इज ग्रेटर विद लार्ज डेप्थ। जब कोई ऑब्जेक्ट लार्ज डेप्थ की तरफ जाता है तो फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाता है, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। और फिर एंड हाई डेंसिटी, और वहाँ पर डेंसिटी भी बढ़ जाती है। तो प्रेशर इज इक्वल टू डेप्थ मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो P इज इक्वल टू डेंसिटी, ये हमारे पास डेप्थ आ जाएगा D, और ये रो हमारे पास आ जाएगी डेंसिटी, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इसका फार्मूला आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके अंदर कह रहा है अ बॉय इज प्रेसिंग अ थंब टैग इनटू अ पीस ऑफ वुड। एक लड़का जो है वो थंब टैग को जो है वो वुड पीस में जो है वो प्रेस कर रहा है, कितने फोर्स के ज़रिए से, 20 न्यूटन की फोर्स के ज़रिए से। और फिर जो है हमारे पास थंब टैग का जो एरिया है, स्प्रेड एरिया, वो कितना हमारे पास 1 सेंटीमीटर, और थंब टैग की जो टिप है उसका एरिया कितना दिया हुआ 0.01 सेंटीमीटर। इसको इस तरीके से देख लें कि ये हमारे पास एक डायग्राम है थंब पिन की, और ये इसका वो एरिया है जिस पर हम थंब के ज़रिए से फोर्स लगाते हैं। तो इसका एरिया हमारे पास दिया हुआ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और थंब पिन का ये टिप का जो एरिया दिया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब 2 एरिया है, फर्स्ट एरिया को A1 से ले लें, सेकंड एरिया को A2 से ले लें। फोर्स हमारे पास कांस्टेंट है। तो A के अंदर क्या मालूम करना है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय बॉयज थंब ऑन द हेड ऑफ थंब टैग। तो लड़के ने जो थंब पिन के हेड पर जो फोर्स लगाई है तो कितना प्रेशर बिल्डअप हुआ है वो हमें फाइंड करना है। द प्रेशर ऑफ द टिप ऑफ द थंब टैग ऑन द वुड, और फिर टिप का जो है हमें प्रेशर मालूम करना है, ये हमारे पास है। फिर व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम आंसर ऑफ पार्ट A एंड B। तो हमारे पास A एंड B जो है इसका सोल्यूशन हम ले लेते हैं। ये भी ऑलरेडी मैंने सॉल्व की हुई, ये प्रॉब्लम इजी है। तो इसके अंदर हमारे पास ये स्टूडेंट फोर्स हमारे पास गिवन है 20 न्यूटन, और A1 ये हमारे पास गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास पिन के हेड का एरिया है, और सेंटीमीटर में तो मिलीमीटर में मीटर में चेंज कर देंगे क्योंकि इधर स्क्वायर है तो मीटर 2 टाइम आ जाएगा, और कैलकुलेट करके 0.0001 आंसर आ जाएगा। फिर A2 ये हमारे पास है थंब पिन का जो टिप है ये उसका एरिया है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मीटर की 2 वैल्यूज आएंगी, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.05 टाइम आएगा, फिर 1 मीटर स्क्वायर। तो दोनों एरिया की, थंब पिन के दोनों एरिया की हमारे पास वैल्यू आ गई किसके अंदर, ये मीटर के अंदर, हमारे पास मीटर स्क्वायर के अंदर वैल्यू आ गई। अब पहला एरिया मालूम, फर्स्ट पार्ट A के अंदर मालूम करना है कि थंब पिन का जो हेड है उसके ज़रिए से कितना प्रेशर आएगा, और थंब पिन की जो टिप है उसके ज़रिए से प्रेशर मालूम करना है। तो ये तो आ गया हमारे पास स्टूडेंट इसका। फिर हमारे पास A पार्ट, ये हेड के ज़रिए से P1 = F1 F/A1, F हमारे पास गिवन है 20,
A1 हमने कैलकुलेट किया है और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो P1 हमारे पास ये जो प्रेशर आया है ये थंब पिन के हेड का आया है। फिर P2 इक्वल टू F/A2, ये हमारे पास थंब पिन के टिप का जो है हमारे पास है। तो ये थंब पिन जो है उसके टिप का जो है हमारे पास प्रेशर का फार्मूला आ जाएगा। फोर्स गिवन है और उसका एरिया कैलकुलेट किया है और इसको कैलकुलेट करके तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। तो थंब पिन के टिप के ज़रिए से प्रेशर, थंब पिन के हेड के ज़रिए से प्रेशर, तो प्रेशर इसका ज़्यादा है क्योंकि इसका एरिया कम है और इसका एरिया ज़्यादा है, तो जिसका एरिया कम होगा उसका प्रेशर ज़्यादा होगा हमारे पास। जो सी पार्ट है उसमें से अब ये कह रहे हैं सी पार्ट में इन दोनों का कंक्लूजन बताना है। तो ए पार्ट का जो आंसर आया है उसमें हमने क्या देना है, मोर एरिया लेस प्रेशर। लाइन 5.15 शोज अ बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम। ये जो डायग्राम है ये हाइड्रोलिक सिस्टम के ऊपर बेस कर रही है और इसमें 2 पिस्टन है और 2 पिस्टन का एरिया हमारे पास गिवन है। स्मॉल पिस्टन का एरिया 0.005 है और लार्ज पिस्टन का एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर है। तो दोनों के पिस्टन हमारे पास गिवन है, एक को A1 कर लेंगे, एक को A2 कर लेंगे। फिर स्मॉल पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है। तो अब इसके अंदर पार्ट ए के अंदर हमें प्रेशर मालूम करना है कि फ्लूइड में कितना प्रेशर ट्रांसफ़र हुआ है और बी पार्ट में लार्ज पिस्टन पर कितनी फोर्स लगी है और सी पार्ट में के कितना डिस्टेंस कवर हुआ है दोनों पिस्टन का, वो हमें फाइंड करना है। ए पार्ट में हमें जो है वो प्रेशर मालूम करना है और बी पार्ट में जो हमें फोर्स मालूम करनी है कि लार्ज पिस्टन पर कितनी फोर्स लगी है। तो अब इसका स्टूडेंट हम सॉल्यूशन कर लेंगे। पार्ट ए हमारे पास प्रेशर का फार्मूला होगा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये A1 आ जाएगा हमारे पास। तो P इज इक्वल टू P1 इक्वल टू, फिर फोर्स की वैल्यू गिवन है और A1 हमारे पास स्मॉल पिस्टन जो 0.005 है। तो अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 0.005। तो ये हमारे पास 4000 आ जाएगा प्रेशर। और प्रेशर का यूनिट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हम पास्कल भी कह सकते हैं ना। फिर सेकंड जो है, क्योंकि डायग्राम हमारे पास सेम है तो फिर दोबारा यही फार्मूला आ जाएगा, प्रेशर इक्वल टू F/A। तो ये हमारे पास A2 आ जाएगा लार्ज पिस्टन के लिहाज से। प्रेशर हमने फाइंड किया है अभी 4000। फोर्स हमने फाइंड करनी है कि लार्ज पिस्टन पर कितनी फोर्स लगेगी और लार्ज पिस्टन का जो एरिया है वो हमारे पास है 0.1। अब ये डिवाइड हो रहा है, इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फोर्स इक्वल टू 4000 मल्टीप्लाई बाय 0.1, देन फोर्स इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 4000 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 400 न्यूटन। तो लार्ज पिस्टन पर जो फोर्स लगी है वो स्टूडेंट को कितनी लगी है हमारे पास, वो 400 न्यूटन लगी है। तो स्टूडेंट ये तो चैप्टर नंबर 5 का जो है सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। तो इसको अच्छी तरीके से इसकी स्टडी करें, शुरू से आखिर तक वीडियो देखें। ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है वो डन हो गए हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।